आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात राजनांदगांव की। भूपेश बघेल के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस के दिवंगत विधायक की पत्नी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। विभा देवव्रत सिंह ने भूपेश बघेल पर सवाल उठाए। देवव्रत सिंह की आत्मा को दुखी करके वोट मांग रहे हैं भूपेश बघेल ने देवव्रत सिंह को खून के आंसू रुलाए थे। बहरूपिया महिला को देवव्रत की पत्नी बताकर प्रचार कर रहे हैं। विभा सिंह की पत्नी ने बीजेपी को वोट की अपील की है। तो दिवंगत विधायक देवव्रत की पत्नी है विभा देवव्रत सिंह। आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनका ये बार बार इस तरीके से गलत करना कि मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। वो जिस पद्मा ने 11 करोड़ के लिए राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ा, राजनांदगांव और खैरागढ़ क्षेत्र को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और पैसे लेकर के वो किसी और के साथ उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। उनको बार बार वो क्षेत्र में ला करके देवव्रत सिंह जी की पत्नी बता करके, प्रेजेंट पत्नी बता करके, मुझे हर्ट करके, खुद राजा साहब की आत्मा को तकलीफ दे करके वोट कलेक्ट कर रहे हैं। और उधर विभा सिंह के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की प्रतिक्रिया सामने आई। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर इस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। कभी कोई वीडियो जारी कर रहा है, कभी कोई पत्र लिख रहा है, सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। बैज ने कहा कि इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो को तो मैं देखा नहीं हूं, लेकिन लगातार हमारे कांग्रेस के खिलाफ में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें कर रही है। और सवाल ही नहीं कि इस तरह का वीडियो भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान से ही जारी किया गया है। लेकिन इस तरह के वीडियो से उक्त लोकसभा में सीट में कोई फर्क नहीं। तो विभा सिंह है ये जिनका बयान, जिनका वीडियो एक जारी हुआ है और साफ तौर से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर, भूपेश बघेल पर आरोप मढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को वोट देने की अपील भी वो कर रही हैं। इसके बाद जो है दीपक बैज, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, विभा सिंह ने वीडियो जारी किया है, जितना मुझे याद है इससे पहले भी एक वीडियो उनके द्वारा जारी किया गया था और कई सारी बातें, कई सारे आरोप उसमें लगाए गए थे। एक और वीडियो, और दीपक बैज भी साफ तौर से कह रहे हैं कि ये वीडियो बनवाए जा रहे हैं, षड्यंत्र करा जा रहा है। किस तरह से देखें इसे? देखिए, पद्मा सिंह और विभा सिंह के बीच का जो विवाद है वो पहले भी सामने आ चुका है। जब खैरागढ़ का उपचुनाव हो रहा था उस समय भी खुल करके ये विवाद सामने आया था और इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ने लगाए थे। तो राज परिवार की जो लड़ाई है, अमूमन अगर हम बात करें तो कोई भी चुनाव हो उसमें उस समय ज़रूर इस तरह से सामने आती है। अभी मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल जो है वो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी हैं राजनांदगांव से, और वो जहाँ प्रचार प्रसार में जा रहे हैं वो उसमें पद्मा सिंह को साथ लेकर जा रहे हैं। पद्मा सिंह और देवव्रत सिंह का 2016 में तलाक हो चुका है और ये ऐसा कहा जाता है कि 11 करोड़ रुपए करीबन जो है तलाक के एवज में उन्होंने दिए हुए थे। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद भी लगातार विभा सिंह और पद्मा सिंह के बीच में विवाद जारी लगातार रहे हैं। जब देवव्रत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद जब महल का दरवाजा खुलवाने के लिए जब विभा सिंह पहुंची थी वहां पर संपत्ति विवाद को लेकर, तो ग्रामीणों ने हमला भी किया था। तो अब उन्होंने अब विभा सिंह ने आरोप लगाया है कि पद्मा सिंह लौटती हूँ आपके पास। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नया मोर्चा अब खुल चुका है। दिवंगत विधायक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर आप किस तरह से देख रहे हैं? नया वीडियो जारी हुआ है। देखिए, विभा सिंह जी के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में खैरागढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से जानती है और यह सब जानते हैं कि देवव्रत सिंह जी बड़ी ही कम उम्र में, हमने उनके साथ युवक कांग्रेस में काम किया है। हम लोग युवक कांग्रेस में राजनीति की शुरुआत उनके साथ किए थे। तो देवव्रत सिंह जी असामयिक मृत्यु के पीछे कारण क्या था?
पारिवारिक चला, उसके तनाव के कारण ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उस तनाव का मूल कौन था? उस तनाव की मूल यही थी मैडम, एक वीडियो जारी हुआ था विभा सिंह जी का, तो जो देवव्रत सिंह की नहीं हुई, जो खैरागढ़ की जनता की नहीं हुई, इनके खिलाफ तो खैरागढ़ की जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। जब ये देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद उनके राजभवन को खुलवाने गई थी तो खैरागढ़ की जनता इनके विरोध में आ गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रही है और ये सारा प्रदेश जान रहा है और खैरागढ़ की जनता इसको बेहतर ढंग से जान रही है। इनके आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित आरोप हैं और इन आरोपों से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक 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 जी जी, आप लगातार सुशील जी बने रहिए। राजीव चक्रवर्ती भी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, अब यहाँ पर कई सारे आरोप जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर विभा सिंह लगाती हुई नजर आ रही हैं वीडियो में, साफ तौर से कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये उन्हें पुश किया जा रहा है, वीडियो बनवाए जा रहे हैं, कभी पत्र बनवाए जा रहे हैं। आखिर क्या, किस तरह से देखें हम इसे? देखिए, चुनाव की रणभूमि तैयार हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और हम सारे जो लोग हैं, सारे लोग मिलकर चुनाव को लड़ रहे हैं। अब चुनाव की हमारी तैयारी, हमारी रणनीति हम कांग्रेस पार्टी से पूछकर नहीं कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजी, हम अपने स्ट्रेटेजी में लड़ते हैं, लेकिन सुचिता का ध्यान रखते हैं, गाली गलौच और अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करते हैं जो कांग्रेस के लीडरान कर रहे हैं, और गलत वीडियो वायरल नहीं करते हैं। जिस प्रकार से कांकेर लोकसभा में कांग्रेस के तमाम नेता जिस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं प्रत्याशी को लेके, भ्रामक और पुरानी जानकारी जिसमें वो कोर्ट केस जीत चुके हैं, तो जो भी हो रहा है चुनाव सुचिता के माध्यम से एक जो बायलॉज के तहत जैसा प्रचार होता है, हम उस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। प्रचार अपनी जगह है, पर आरोप ये लगे हैं जिस तरह से वीडियो में वो कई सारी बातें विभा सिंह कहती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या प्रेशर कहीं ना कहीं बीजेपी डाल रही है अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए? ऐसे आरोप लग रहे हैं। छवि जनता जनार्दन खुद तय कर लेती है। जनता जनार्दन को पता है कि किस प्रकार से शराब की नदियां बहाई गई, किस प्रकार से घोटाले हुए, डीएमएफ के घोटाले, उनके अध्यक्ष उससे परेशान थे, अंतोगत अध्यक्ष को पद गंवानी पड़ी। तो ये जो छवि गढ़ी जाती है, या भूपेश बघेल जी अगर लार्जर देन लाइव अपनी छवि चाहते हैं, वो छवि बन नहीं सकती, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है, जनता को सब कुछ पता है क्या हो रहा है, और छवि तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है 370 हटाने की। ठीक, राजीव जी, सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ममता लगातार जुड़ी हुई थी, ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, जबकि पूरे देश में बीजेपी की सुनामी चल रही है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता हैं। आदरणीय अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, आज समाज देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी चल रही है, और हमारे और जो वरिष्ठ नेता हैं उससे उस सुनामी को और बल मिल रहा है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं, तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। और ओपी चौधरी पर दीपक बैज ने वार किया है। प्रियंका को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताने पर वार किया ओपी चौधरी। खुद एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। ओपी चौधरी को राजनीतिक अनुभव नहीं है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पदयात्रा की। बीजेपी नेता अपनी हार को देखकर बौखला गए हैं। मतदान को लेकर, बस्तर की रुझान को देखकर पूरे छत्तीसगढ़ में परेशान है। इसलिए मुख्यमंत्री से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उनको ये क्लियर हो गया है कि इस समय छत्तीसगढ़ की सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही है। तो इसलिए लगातार केंद्रीय नेताओं को बुलाकर वो सभाएं कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस समय मूड बना चुका है कि ये 4 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया।
और अगले 4 दिन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 10 रैलियां करेंगे बीजेपी के बड़े नेता। 21 अप्रैल को योगी और 22 अप्रैल को अमित शाह कांकेर में भरेंगे हुंकार। 22 अप्रैल को जेपी नड्डा भिलाई में करेंगे सभा। 23 अप्रैल को मोदी की जांजगीर चांपा सख्ती में सभा है। 24 अप्रैल को सरगुजा में पीएम मोदी की सभा होने वाली है। लगातार 2 दिन पीएम की चुनावी रैली होगी। 26 अप्रैल को होना है दूसरे चरण के चुनाव और इसी दौरान प्रियंका गांधी की भी चुनावी रैली होगी। और दूसरे चरण के चुनाव होने उससे पहले दिग्गजों का जमावड़ा हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे। अलग अलग तरह की रैलियां सभाएं दिग्गज करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे और यहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, रैलियां करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के कई सारे नेता भी रैली करेंगे। प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आने वाले दिनों में दूसरे चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है और दिग्गजों का जमावड़ा हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे। दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे, रैलियां सभाएं करेंगे और साथ ही साथ चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किस तरह की तैयारी चल रही है इनकी रैलियों और सभाओं को लेकर के? देखिए, दूसरे चरण में 26 तारीख को जो चुनाव होने हैं उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो पार्टियां निकाल रही है। बीजेपी की 4 दिन में 10 से ज़्यादा रैली होंगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को जांजगीर और सख्ती में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 24 तारीख को वो अंबिकापुर में सभा करेंगे। 21 तारीख को यानी कि कल जो है वो राजनांदगांव और 3 जगहों में जो है योगी आदित्यनाथ की बड़ी सभा होगी। कांकेर में अमित शाह पहुंच रहे हैं। जो प्रियंका गांधी है उनकी राजनांदगांव में सभा हो रही है। तो इस तरीके से सभा जो है वो लगातार चल रहा है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी की स्ट्रेटजी जो है वो एकदम साफ रहती है। विधानसभा में जैसे आप देखेंगे कि चुनाव से ठीक पहले वो ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां बीजेपी करती आई है। उसका जो फल भी है उनको साफ तौर पे देखने को ये मिलता है कि जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य भाजपा रखती है, इन सभाओं के माध्यम से वो उसे पूरा करते दिखती है। जहां डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात करें वो लगातार चलते आए, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आते जाती है, बड़े नेताओं के, केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो लगातार क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। 11 जो लोकसभा जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है उसको बड़ी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। आप साफ देखेंगे जिस तरीके से जो सभाएं, बड़ी सभाएं बीजेपी की होती है वो उन क्षेत्रों को फोकस करते हैं जहां पे बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। वहां तक कि और भी आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पूरे कर लिए जाएं, लोगों तक पहुंच लिए जाएं। तो हर वो क्षेत्र में जहां पर लोग हैं, बीजेपी सभा के माध्यम से सभी को साधने की कोशिश करती है और परिणाम भी जो है विधानसभा में जिस तरीके से देखने को मिला है, लोकसभा में यही अपेक्षा बीजेपी की कर रही है कि 11 की 11 सीटें वो ला सके। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। और बस्तर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। झमाझम बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट आई है। बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ के कई सारे जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। अगले 3 से 4 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। तेज आंधी के साथ ही बारिश की संभावना जताई गई है बस्तर में। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। खासतौर पे बस्तर में हमें बारिश देखने को मिली है। झमाझम बारिश यहाँ पर हुई है, तेज हवाएं चली हैं और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों में और ज्यादा बारिश होगी और तापमान में गिरावट आएगी। बस्तर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और आने वाले 3-4 दिन ऐसा ही मिजाज मौसम का रहने वाला है। झमाझम बारिश पड़ सकती है, ओले गिर सकते हैं, साथ ही साथ तापमान में गिरावट भी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बस्तर के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है, कैसी है तस्वीर और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं आखिर?
जी बिल्कुल, बस्तर में भीषण गर्मी से लोग काफ़ी हैरान थे, परेशान थे। बात करूं तो तापमान लगभग 40 के आसपास पहुंच रहा था, लेकिन आज दोपहर 12 बजे के बाद झमाझम पूरे जिले में बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। और साथ ही 2-3 दिन के अंदर भी जो मौसम विभाग के जो बता रहा है कि मौसम का जो स्थिति यही रहने वाली है। बता दूं, बस्तर में जो गर्मी पड़ रही थी उससे काफ़ी जो लोगों को दिक्कत हो रही थी, जो अपने काम में जो दिनचर्या था वो प्रभावित हो रहा था। लेकिन आज दोपहर 12 बजे के बाद जैसे मौसम में जो बदलाव आया है उसको लेकर बस्तर वासियों में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और कॉन्टेस्ट का आज का सवाल है, एमपी के ये नेता सहकारिता के पुरोधा थे, आखिर कौन है, पहचानिए। छत्तीसगढ़ की सख्ती से एफएसटी की टीम ने 11,50,000 रुपए का कैश बरामद किया। एफएसटी की टीम ने सख्ती जिले में रायगढ़ बॉर्डर पर एक कार से ये पैसे बरामद किए। बताया जा रहा है कि चांपा के एक व्यापारी अनूप कुमार अग्रवाल ये पैसे लेकर रायगढ़ की तरफ जा रहे थे। पैसे काफी सीट के नीचे छिपाकर रखे हुए थे, जिसे एफएसटी की टीम ने जांच के दौरान बरामद किया। अनूप अग्रवाल पैसे का कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से टीम ने पैसे जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिए। बीजापुर में शहीद हुए जवान को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान के दौरान यूबीजीएल फटने से जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान देवेंद्र कुमार सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन में तैनात था, जिनको जगदलपुर में आईजी सुंदरराज पी, कमिश्नर और कलेक्टर ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेजा गया। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में शुक्रवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। महानदी में एक नाव टूटने से एक महिला समेत 7 की मौत हो गई, जिनके शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि एक शख्स अभी भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना तब हुई जब छत्तीसगढ़ के खरसिया इलाके के रहने वाले 58 यात्री नाव पर सवार होकर ओडिशा के बरगढ़ जिले के पथरसेनी कोडा में एक मंदिर के दर्शन करने के बाद नाव में लौट रहे थे। ओडिशा पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने हादसे में 50 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। हादसे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दुख जताया, कहा कि मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। नाव पलटी और 50 लोगों को उसमें से रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 8 लोग टोटल मिसिंग थे, उसमें से दुर्भाग्यजनक ढंग से, दुखद ढंग से 7 बॉडी रिकवर हुई है और एक अभी भी बॉडी मिसिंग है और रिकवर नहीं हो पाई है। उस पर देर रात तक उड़ीसा प्रशासन के सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ से रायगढ़ के कलेक्टर, एसपी, सीओ, जिला पंचायत सभी लोग वहां पहुंच गए थे और उड़ीसा प्रशासन के साथ मिल करके उन्होंने रेस्क्यू का काम पूरा किया और मिसिंग बॉडी को खोजने का काम। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।